Good morning, everyone. Today I am going to teach of MJC paper 7, that is Indian ethics. और भारतीय एथिक्स में या भारतीय नीति शास्त्र में आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है वर्ण आश्रम व्यवस्था। हम जानते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था भारत के लिए या इंडियन नॉलेज सिस्टम में कोई नई चीज़ नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज को 4 आश्रमों में, वर्ण और आश्रम दोनों मिलाकर ही वर्णाश्रम बना है। पहले भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और उसी के अनुरूप और तत्पश्चात उसे 4 आश्रमों में भी विभाजित किया गया है। तो आज हम वर्ण और आश्रम, ये दोनों के मिलने से वर्ण और आश्रम के मिलने से ही वर्णाश्रम कहा जाता है। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे भारतीय समाज की। भारतीय समाज एक समृद्ध समाज है, सुसंस्कृत समाज है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति आदि काल से चली आ रही है। वैसे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है एक जीवन पद्धति है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये जीवन की एक पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। यहाँ पर समाज को सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले वर्ण का उल्लेख पुरुषोक्त के 10वें मंडल में हुआ है, जिसमें 4 वर्ण उल्लेखित है। इसका उद्देश्य, वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य समाज में नैतिकता, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व की भावना और नैतिकता से परिपूर्ण एक मानव को कैसे जीना चाहिए, इसी का उल्लेख है। यहाँ पर वर्ण आश्रम व्यवस्था जो आरंभ में कर्म के आधार पर था और बाद में वो जन्म के आधार पर हो गया। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण हैं। उसी प्रकार 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सबसे पहले वर्ण जो है वो 4 भाग में विभाजित है, जिसमें कर्तव्य और उत्तरदायित्व के साथ एक नैतिक जीवन जीने की पद्धति का उल्लेख है। पहला वर्ण के रूप में ब्राह्मण वर्ण का चर्चा किया गया है। इसका मुख्य कर्तव्य, जो ब्राह्मण हैं उनका एक कर्तव्य दिया गया है, विद्या अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान करना है। ये धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ इन्हें दायित्व दिया गया है कि आप समाज के अन्य वर्ण हैं उसके लिए नैतिक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाए और उस पर उत्तरदायित्व दिया गया है कि समाज में एक संतुलित व्यवस्था कायम रखने के लिए, संतुलित सामाजिक संरचना ठीक ढंग से चले समाज, उसके लिए उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया ताकि वो मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभा सके। यहाँ पर ब्राह्मण का मुख्य जो कार्य दिया गया है वो विद्या आप अध्ययन कीजिए, अध्ययन अध्यापन में रत रहिए और प्लस जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो यहीं से आरंभ हुई, जिसमें गुरु जो विद्या अध्ययन करते हैं वो विद्या दान के रूप में अपने शिष्यों को विद्या देते हैं और शिष्यों को विद्या और ज्ञान देकर उसे धर्माचरण, नैतिक आचरण की शिक्षा देते हैं और समाज में दर पीढ़ी ऐसे ही चलते रहता है। यह गुरु शिष्य परंपरा का भी एक कड़ी है। अब यहाँ ब्राह्मण केवल ना ही विद्या ग्रहण करते हैं,
विद्या अनुष्ठान करते हैं बल्कि धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, और धर्म ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ धर्माचरण करते हैं और अनुष्ठान भी ये करते हैं और समाज में धर्म और नैतिकता की स्थापना करते हैं। क्षत्रिय, उसका मुख्य काम है समाज के नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और जहाँ आवश्यकता पड़े अपने शौर्य का वो प्रदर्शन करना है। क्षत्रिय का उसको मुख्य रूप से सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाता है और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उनका क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध के समय राष्ट्र की रक्षा करे, आंतरिक शांति बनाए रखे और सुशासन के अनुसार और न्याय व्यवस्था के अनुसार राज्य चले, इसमें उसकी अहम भूमिका होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप वेस्टर्न इथिक्स की ओर जाएं तो प्लेटो ने भी समाज को 3 वर्ग में बांटा है, जिसमें शासक फिलॉसफर किंग, दूसरा है सैनिक जिसमें कि वो योद्धा की चर्चा करते हैं, और तीसरा है उत्पादक वर्ग। तो वहाँ पर भी क्षत्रिय का वहाँ पर भी आप देखें तो वो एक सैनिक वर्ग है जो राष्ट्र की रक्षा का दायित्व उनके ऊपर है। उनके कंधों पर राष्ट्र को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए और कैसे राष्ट्र का सही ढंग से संचालन हो सके, इसका दायित्व उन पर दिया गया है। अब समाज की सुरक्षा के साथ साथ युद्ध में आवश्यकता हो तो उसे भाग लेना है और किस प्रकार एक राष्ट्र को सही रूप से संचालित करना है और कैसे एक राष्ट्र सुरक्षित रहे, ये दायित्व उनके ऊपर दिया गया है। तीसरा है वैश्य। अब जो आर्थिक कारोबार है, व्यापार से संबंधित कार्य है जिसमें खरीदना बेचना, लोगों के लोगों के जो ज़रूरतमंद वस्तु हैं उसको वहाँ तक पहुँचाना, ये दायित्व वैश्य का दिया गया है। ये व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, धन का संचय करते हैं, वितरण करते हैं। व्यापारी, किसान, व्यवसायी सब वैश्य में आते हैं। यानी कि अर्थ से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने वाले को वैश्य कहा जाता है और यह उत्पादन के साथ साथ सामानों का सही रूप से वितरण हो, इसके लिए वैश्य को उत्तरदायित्व दिया गया है। भारत में ये आप जो वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, ये एक नैतिक जिम्मेवारी है जिसमें लोगों को वो उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो अपनी जिम्मेवारी निभाए ताकि समाज ठीक ढंग से, ठीक गति से आगे बढ़ सके। चौथा है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र। शूद्र उसे कहा गया है जो समाज की सेवा प्रदान करते हैं। ऊपर के तीनों वर्गों को वो सेवा देते हैं और उनका कार्य मुख्य रूप से समाज की नींव सेवा करना है, श्रम दान करना है। ये समाज की नींव है। मजदूर, कारीगर या जितने भी कार्य होते हैं समाज का, वो शूद्र करते हैं। इनका दायित्व दिया गया है कि समाज में ये अपनी सर्विस दे, अन्य वर्गों को साथ साथ अन्य समाज के अन्य तबकों को ये उनकी सेवा करे, सेवा कार्य में ये संलग्न हो, कारीगर के रूप में इनकी भूमिका हो और समाज में इसका रोल अहम हो। अब हम ये 4 व्यवस्थाएं देखे हैं। अब आश्रम में भी 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 4 वर्ण के साथ साथ 4 अवस्था भी है। सबसे है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम मैंने अभी बताया है कि हमारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का तरीका है, जीवन पद्धति है, ये सामाजिक व्यवस्था है, ये उत्तरदायित्व की भावना है, ये एक नैतिक जिम्मेवारी है, यह समाज को चलाने का एक नैतिक व्यवस्था है। समाज को संतुलित ढंग से विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए और साथ ही साथ समाज में
एक व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए, इसका उल्लेख हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में किया गया है। उसी का अगली कड़ी आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचारी, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष का आयु निर्धारित किया गया है। एक अनुमानित आयु मनुष्य का 100 वर्ष है, जिसमें 25 वर्ष ब्रह्मचार्य वर्ण के लिए, ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए है। इस 25 वर्ष में बालक गुरु के समक्ष जाता है, गुरु के साथ रहता है, और वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि गुरु के साथ रहकर वो धर्म, विज्ञान, शास्त्र, नैतिकता, धर्म आचरण तथा किस प्रकार नैतिक जीवन जीना चाहिए, इसकी वो शिक्षा ग्रहण करता है। जब हम ब्रह्मचारी का बात करते हैं तो गुरु वहाँ पर हमारे प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में हमारे जो विद्यार्थी होते थे वो घर छोड़ के गुरु के आश्रम में रहते थे, और वहाँ पर आप एक तरीके से देखा जाए तो बच्चा किस प्रकार, एक शिष्य कैसे ज्ञान अर्जन करेगा, दिन प्रतिदिन वो अपनी लाइफ में आने वाली कठिनाइयों को कैसे उसको सॉल्व करेगा, ये भी शिक्षा करते थे। वो गुरु के साथ रहकर ना केवल पढ़ते थे, बल्कि वो अपना खाना कैसे बनाना चाहिए, वो अपना दैनिक कार्य कैसे करेंगे, वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे, ये सब कुछ A to Z उन्हें गुरु के द्वारा सिखाया जाता था। ये जीवन का 25 वर्ष उनके लिए अहम होता था। उसमें वो ना केवल जीवन जीने की कला सीखते थे, बल्कि किस प्रकार हम अपने घर को चलाएंगे, कैसे हम अपने चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, जंगल से लकड़ियाँ लेंगे, फिर भोजन के लिए अनाज की व्यवस्था करेंगे, वो खेती बोएंगे कैसे, घर की साफ सफाई कैसे करेंगे, अपने जो खाना खाया वो पात्र को कैसे साफ करेंगे, अपने कपड़े कैसे धोएंगे, कैसे सुखाएंगे और कैसे साफ सुथरा रखेंगे, कैसे कोई बीमार पड़ेगा तो एक दूसरे को कैसे मदद करेगा, सोशलाइजेशन, ये सब कुछ वो गुरु के समीप सीखते थे। और इसके अलावा वो आज्ञा का पालन बड़ों का कैसे करना चाहिए, ये सब वो ब्रह्मचार्य आश्रम में सीखते थे। उन्हें युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी जाती थी, उसमें विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी, उन्हें कला की भी शिक्षा दी जाती थी, उन्हें नृत्य की भी मतलब हर तरीके की शिक्षा वो 25 वर्ष के आयु के तक उसको करना है, जो ब्रह्मचार्य आश्रम के निर्धारित किया गया है। इसके बाद दूसरा फेज आया है गारहस्थ्य आश्रम। ये 25 से 50 वर्ष तक का है। इसमें व्यक्ति अपना शादी विवाह करता है और अपना परिवार बसाता है, संतान उत्पत्ति करता है, फिर उसका भरण पोषण करता है, व्यापार करता है, और अपने घर को कैसे चलाना चाहिए और किस प्रकार और वो कार्य करना चाहिए, ये वो कार्य करता है। अपना जो उसकी पारिवारिक जिम्मेवारी है इस आश्रम के दौरान वो करता है। गारहस्थ्य आश्रम में ये विवाह के बाद है, जिसमें समाज का सेवा भाव भी आता है, और परिवार को देखभाल करना, व्यवसाय, नौकरी सब करना, और बच्चों की जिम्मेवारी भी उठाना है। ये 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अब 50 से 75 वर्ष की आयु जो वानप्रस्थ आश्रम की आयु है, ये वो अवस्था है जहाँ एक व्यक्ति उसका पुत्र या पुत्री जो एक विवाह के योग्य हो गया है, तो उसकी शादी ब्याह करते हैं और अपनी जिम्मेवारियाँ करके वो उससे मुक्त होते हैं। और यहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्य से धीरे धीरे मुक्त होता है, और धीरे धीरे वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है और ध्यान, आत्मज्ञान इत्यादि में लगता है। इसका उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्ति करना है। इसमें व्यक्ति कभी कभी शांत स्थल पर निवास करते हैं, ध्यान करते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। वो चाहे तो जंगल
जंगल में भी जा सकते हैं, चाहे तो घर में भी। लेकिन जब संन्यास के बाद, सॉरी, गारहस्थ्य आश्रम के बाद, जब संन्यास आश्रम में, सॉरी, वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो वन में रहते हैं, क्योंकि वन चले जाते हैं, वो अपनी जो पारिवारिक जिम्मेवारी अपने संतान को दे करके वो जब वन में चले जाते हैं या ऐसे स्थान पर जाते हैं जो वन ना हो लेकिन शांत स्थल हो, और अपनी जिम्मेवारियां से मुक्त होते हैं, ये आत्मज्ञान ध्यान का कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम, जिसमें वो समाज से अपने आप को अलग करते हैं और लगातार और जो जीवन मरण की चक्र होते हैं, जो कि हमारे भारतीय नैतिक व्यवस्था में या भारतीय पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य होता है, मोक्ष की, जीवन मरण चक्र से मुक्ति के लिए, उसके लिए वो लगातार प्रभु का ध्यान करते हैं। और क्योंकि हमारा जीवन तो तब तक रहेगा जब तक कि पूर्व जन्म के कर्मफल का अंत ना हो जाए। तो जब कर्मफल का अंत जब तक नहीं रहेगा तब तक शरीर कायम रहता है, और उस अवस्था में जो संन्यास आश्रम में है, व्यक्ति लगातार ईश्वर यानी प्रभु पे ध्यान लगाता है, और उसी के ज्ञान में या उसी के प्रति उनका हमें समर्पण भाव रहता है। यहाँ पर संन्यास आश्रम में व्यक्ति सांसारिक वस्त्र को भी कोई कोई त्याग देकर सन्यासी बन जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि संन्यास आश्रम में व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ही मतलब एक समाज से कट भी जाते हैं, और ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उनके और परमात्मा के बीच दूरी नहीं हो, हमेशा उनके ध्यान में वो लीन होता है। अब देखिए, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय समाज व्यवस्था है, उसमें एक बात और ध्यान करने योग्य यहाँ है कि भारतीय समाज में या भारतीय जो संस्कृति है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का विशेष महत्व है। सबसे पहले ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सभी वर्गों की जिम्मेवारी को सौंपा गया है। सभी वर्ग कैसा कार्य करेंगे इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें समाज में नियंत्रण, संतुलन, समरसता और शांति बना रहे और विकास की अनवरत धारा चलती रहे। ये समाज के संपूर्ण विकास और समाज में कैसे अनुशासन हो, इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा, इसमें नैतिकता और धर्म दोनों को प्रेरित करता है। जीवन में जन्म से लेकर के व्यक्ति किस प्रकार नैतिक होना चाहिए, कैसे धर्माचरण करना चाहिए। यहाँ धर्माचरण का मतलब ये नहीं होता है कि बौद्ध जैन बौद्ध के अनुसार आप दीजिए, जैन धर्म के अनुसार, या हिंदू या इस्लाम इसके अनुसार दीजिए। उसका मतलब ये होता है कि कैसे आप अपना ड्यूटी को समाज के लिए परफॉर्म करते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है, ये आपका कर्तव्य क्या है, और किस प्रकार अपने कर्तव्यों को करेंगे जिससे समाज में उसका प्रभाव पड़े और अपनी समाज अपने प्रगति को रहे। सब अपने अपने कर्तव्य को करेंगे तभी समाज का प्रगति होगा। यहाँ पर कर्तव्य है, धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। धर्म यहाँ पर न्याय के अर्थ में, जैसे यहाँ धर्म की बात की गई है तो ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन, क्षत्रिय का कार्य है न्याय व्यवस्था को कायम रखना और प्लस सुरक्षा, और उसके अलावा वैश्य का कार्य है व्यापार संचालन, और शूद्र का कार्य है मजदूर वर्ग, कारीगर, ये सब का। तो सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे तभी तो समाज का संपूर्ण और समग्र विकास होगा, समाज एक नैतिक व्यवस्था के अनुसार चलेगा। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व है और इससे आध्यात्मिक अनुभूति होती है। एक आप देखेंगे एक स्टेज है, धीरे 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 हम हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी जिम्मेवारियां एक स्तर, एक अवस्था जाने के बाद हम अपने आप को अपने आप को समाज से अलग करते हैं, और वो स्व के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, अध्यात्म के प्रति बिल्कुल ही वो समर्पित हो जाता है, जहाँ उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। वो पहले तो आप देखेंगे कि एक तरह से व्यक्ति आरंभ में संसार के वस्तु, भौतिकता से लेवल एक बढ़ते 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 लेते भौतिक लेवल पे आया, फिर भौतिक और बौद्धिक आया, फिर बौद्धिक
अवधि के बाद एक स्टेज पहुंचा जहां उसकी संवेदना हुई। संवेदना के बाद एक धीरे धीरे उसकी स्थिति आगे बढ़ती है जहां वो ट्रांसेंडेंटल अध्यात्म की ओर बढ़ता है और वहां अपने आप को परम तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास करता है और वो परम तत्व को जानने का प्रयास करता है। बहुत लोग भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार वो बहुत लोग कर भी लेते हैं और बहुत लोग नहीं भी कर पहुंच पाते हैं, लेकिन उनका प्रयास आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगातार बढ़ता रहता है और लगातार वो प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य मोक्ष की ही होती है। ये भारत के समाज का आप देखेंगे दशा और दिशा दोनों ही निर्धारित करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय जो वर्णाश्रम है उसमें नैतिकता का क्या स्थान है। तो नैतिकता का अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्ति अपने आप में कार्य करें और जो आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आप उत्तरदायित्व लें और कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। ये नैतिकता को प्रेरित करती है। नैतिकता, नैतिक आचरण, नैतिक अनुशासन, नैतिक जिम्मेवारी, ये सभी हम वर्णाश्रम व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नैतिकता जो समाज और मनुष्य को जोड़ती है और मनुष्य मनुष्य को जोड़ती है और मनुष्य और समाज को जोड़ती है तथा समाज और समाज को जोड़ती है और फिर राष्ट्र को भी ये जोड़ती है। सभी तब यहाँ पर आप देखेंगे कि तब एक स्थिति जाने के बाद आपको यह अनुभव होगा कि सभी हम सब एक परम तत्व का ही अंश हैं और फिर वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से अपने आप को तुलना करने लगता है, जहाँ व्यक्ति छोटी सी चींटी का भी हत्या नहीं करना चाहता है, क्योंकि जानता है कि सब कुछ वो परम तत्व का ही अंश है और सभी में वो जीव मौजूद है। अब यहाँ देखिए आप वर्णाश्रम व्यवस्था में एक सामाजिक संतुलन है, सोशल बैलेंस है कि किस प्रकार सभी वर्ण और सभी आश्रम में व्यक्ति अपना ड्यूटी और उत्तरदायित्व निभाते हुए किस प्रकार वो समाज में संतुलन स्थापित करता है। और इसमें सभी अपने सिद्धांतों का पालन करेगा तो निश्चित रूप से कर्तव्य पालन होगा और सामाजिक उत्थान होगी। और इसके अलावा सामाजिक और अध्यात्म दोनों का विकास होता है और एक ऐसी स्थिति में समाज पहुंचता है जहां निरंतर आरोहण की प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था न केवल एक सिद्धांत है बल्कि एक जीवन की पद्धति है, जिसमें सभी व्यक्ति का अपना नैतिक उत्तरदायित्व है, धार्मिक उत्तरदायित्व है, धार्मिक कर्तव्य है और सामाजिक संतुलन बनाए रखने, समाज में सामंजस्य बनाए रखने की एक कड़ी है। अतः वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति का एक रीढ़ है, एक लक्ष्य है, एक मूल्य है, एक नैतिकता है, एक धर्म है, एक व्यवस्था है और समाज को नियंत्रण, समग्र विकास की ओर अग्रसर करने की एक कड़ी है। धन्यवाद। अगले वर्ग में मैं दूसरी टॉपिक लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।